रेयान शाह इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी, आप सुनाए ठीक ठाक। ठीक ठाक जी। हाँ जी, क्या बात आज करनी? आज आसिम भाई कैसे हैं सब? आसिम भाई थोड़े बिजी हैं, कुछ खा रहे हैं वो। वैसे ठीक है आसिम भाई, ठीक ठाक हैं। जी। हाँ। मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन था ना कि हम्म। क्या इंसान इतना सिविलाइज्ड बन सकता है कि वो तमाम रिलीजन्स को रिजेक्ट कर ले? हाँ, बन सकता है। इसमें ये इनएविटेबली तो ये होना है। अगर ह्यूमन रेस ने सरवाइव करना है तो रिलीजन को मरना पड़ेगा। जिस तरह पहले से अगर पहले ह्यूमन जो रेस ने रिलीजन थे वो सरवाइव खत्म करना हो है गए ना। ना। हाँ जी। जिस तरह पहले रिलीजन्स थे और अब नहीं, तो वो हाँ, सिविलाइजेशन की वजह से खत्म हो गए ना। तो अभी अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन को सरवाइव करना है तो रिलीजन को मरना पड़ेगा। फर्ज करेंगे आज पाकिस्तान में कोई एक्सट्रीम मुल्ला तालिबान गवर्नमेंट आ जाती है तो अकेला पाकिस्तान ही दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई तकरीबन 300 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बड़े स्केल के नहीं है, थोड़े छोटे हैं। बट अगर ये 300 चल जाएं तो इतनी स्पेस में, स्ट्रेटोस्फेयर में इतनी ज्यादा डस्ट पहुंच जाएगी कि वो सूरज की जो रेज हैं उनको तकरीबन 35 से 40% कम कर देगी, जिसकी वजह से दुनिया में बहुत सी जगह जहां पे फसल पैदा होती है, अनाज पैदा होता है, वो नहीं पैदा हो पाएगा क्योंकि वहां पे इनफ सनलाइट नहीं होगी। तो जो दुनिया की आबादी आज 8 बिलियन लोगों की है, वो 8 बिलियन को सस्टेन ही नहीं कर सकेंगे ह्यूमंस, क्योंकि एग्रीकल्चर के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर इंसान मर जाएंगे। आइसेज, एक मिनी आइसेज शुरू हो सकती है। जमीन का सही। टेम्परेचर ऑन एवरेज 3 to 4 डिग्रीज गिर सकता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर दुनिया में, ग्लोबल एग्रीकल्चर फेल हो जाएगा। तो ठीक ठीक। जैसे कहते हैं ना, वो बंदर के हाथ बंदूक आ गई या बंदर के हाथ माचिस आ गई और उसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। तो मुल्ला के हाथ अगर न्यूक्लियर वेपन्स आए तो फिर आप क्या समझते हैं क्या होगा? ये यही तो इसी है ना। तरह अगर फर्ज करें कि कोई रिलीजियस फनाटिक कहीं अमेरिका में आ जाए तो वो एक वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकता है। बिल्कुल ठीक सही है। बात है। अब और ट्रंप जो है वो 100% केपेबल है वर्ल्ड वॉर शुरू करने के, क्योंकि वो, और वो अगर दोबारा आएगा तो वो फिर पावर से चिमटा रहना चाहेगा, वो जाना नहीं चाहेगा। और डिक्टेटर है ये ना। जो तमाम जंगें हुई है पास्ट में ना, तो आपके ख्याल में ये हाँ। रिलीजन के लिए हुई या मतलब सर्वाइवल के लिए हुई ना? तो आपके ख्याल में ये दुनिया रिलीजन की के लिए हुई कोई थी? जंग अभी तक ऐसी नहीं हुई जिसमें रिलीजन इन्वॉल्व नहीं था। नहीं, और उसका बेस क्या था? मतलब फूड और ये लैंड वगैरह थे ना? नहीं, मगर ये आप बात याद रखें ना, फूड और लैंड भी जब दुनिया अपने अल्टीरियर मोटिव को हमेशा रिलीजियस ड्रेस पहनाती है। हाँ, वो तो यूज़ करते हैं। लड़ने के लिए लोग हमेशा रिलीजन की वजह से ही तैयार हुए हैं आज तक। बिल्कुल। अब एक बात है, दुनिया ये समझती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब भी लोग कहते हैं कि रिलीजन का कोई रोल नहीं था, उनको ये पता ही हुँ, नहीं है कि हिटलर जो था, हिटलर बेसिकली उसने क्रिश्चियनिटी को यूज किया था। उसका जो प्रोपेगेंडा चीफ था गोएबल्स, वो पक्का कैथलिक था, रोमन कैथलिक। और वो जर्मनी की रोमन कैथलिक पॉपुलेशन को ये कह रहा था कि हिटलर के साथ चलो, ये जीसस की सेकंड कमिंग को जल्दी कर देगा। जीसस आ जाएगा, ये थर्ड राइख क्रिएट करेगा, 1000 ईयर्स ऑफ क्रिश्चियन रूल होगा और जी फिर जीसस आ जाएगा। हुँ। ठीक है, समझ गए आप सही। बात? तो रिलीजन तो वहां भी इन्वॉल्व था, क्रिश्चियन हुँ, प्रोपेगेंडा किया गया था। ठीक है। और एलाइज ठीक। जो थे, उन वो भी रिलीजियस माइंडेड थे। अमेरिकन जो थे वो रिलीजियस वॉर भी समझ के आए थे। बाद में इसराइल का कंट्री बनवाया गया क्योंकि क्रिश्चियंस ये बिलीव करते थे कि जीसस जल्दी आएगा अगर हम इसराइल का कंट्री बनवा देंगे। ठीक है। सही। यानी एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी थी ये, कि इसराइली जो हैं यहूदी वो दोबारा यरूशलेम में मौजूद होंगे। तो ये जब हुँ, बाइबल में लिखी हुई थी तो बाइबल के मानने वाले दुनिया में इतने ज्यादा बन गए कि उन्होंने बाद में इस प्रोफेसी को खुद ही फुलफिल करा दिया। ठीक है, ठीक, ठीक। समझिए आप। जी, जी। और हाँ। साइंस के रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है और जो मुझे एथियज़्म से रोकता भी है ना, थोड़ा क्वेश्चन है एक। अच्छा।
मैं जी, जी, समझता हूँ ज़रूर। ना फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह नेचुरल प्रोसेस चल रहा है या हमारे बॉडी फंक्शन कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे भूख लगी, सही है, तो मुझ में ग्लाइकोलाइसिस होगा, सही है, खुद ब खुद हो जाएगा। सेल्फ एक्चुअलिज़्म के लिए या जिस तरह जो चीज़ें होती हैं ना, तो मैं इस तरह समझता हूँ कि जिन जो नेचुरल प्रोसेस है, सही है, या रेनिंग हो गई, तो ये भी एनवायरनमेंट खुद को सैटिस्फाई करने के लिए करती है, सही है, ये अर्थक्वेक हो गया, जो भी हो ना, तो मैं समझता हूँ इसकी बिगिनिंग किस तरह हो गई? यही मेरा एक क्वेश्चन है जो मुझे रोक रहा है एथियज़्म से। नेचुरल प्रोसेसेस की बिगिनिंग कैसे हो गई? जी, जी। बारिश बरसने की बिगिनिंग कैसे हुई? इस तरह हाँ, इस बारिश की या लाइफ़ की जो बारिश भी हो। बरसने की बिगिनिंग इसलिए हुई कि जमीन पे इतना पानी आ गया और जब सूरज की रेडिएशन आती है, जमीन पे रोशनी आती है, तो वो पानी को अवेपोरेट करती है, तो वो पानी ने एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा होना है। फिर जब ऊपर जाके उसने ठंडा होना है तो उसने जमीन पे गिरना है, इसलिए ठीक, हो ठीक। गया। और लाइफ़ के बारे में? लाइफ के बारे में क्या? लाइफ कैसे शुरू हो गई? मतलब हाँ, जी, जी। लाइफ यार एक बात है कि लाइफ एक फिजिकल रियलिटी है। लाइफ में हुँ, आपको कहीं भी हैंड ऑफ गॉड नजर नहीं आता, लाइफ की क्रिएशन में भी नहीं आता नजर। ठीक है, समझ गए हैं? आज जिन अमीनो एसिड से लाइफ बनती है, आज मीटराइट स्पेस से गिरते हैं ना, तो उनमें भी वो जी। अमीनो एसिड्स हैं, जिसका मतलब है कि लाइफ के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो तो शुरू से ही मौजूद थे। ठीक है, समझ गए हैं? तो जब वो शुरू से जी, मौजूद थे तो बिल्कुल। लाइफ का बनना तो एक पॉसिबिलिटी तो है ना लाइफ के बनने की। तो अगर हुँ, एक चीज पॉसिबल हो और उसे 4.6 बिलियन ईयर्स का टाइम मिल जाए तो फिर वो हो ही जाती है। हुँ, ठीक है। बिल्कुल। और इस तरह ये प्रोसेस जारी रहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने किसी से सुना था कि जिस तरह मतलब हमारे बॉडी 1000 साल या मिलियन साल बाद हमारी बॉडी इस तरह नहीं होगी, हाँ जी, जिस तरह आज है। इंसान भी इवॉल्व हो जाएंगे। मिलियन हाँ, ईयर्स में तो मतलब इंसान की हो सकता है, कहीं सब स्पीशीज बन जाए, हमें क्या पता और इंसान बिल्कुल। हो और रहा क्या है होगा। इवॉल्व, हम हो रहे हैं इवॉल्व, हमें ये हम चीज़ हो रहे हाँ, हैं नज़र जिस नहीं तरह इवॉल्व। आती क्योंकि जिस तरह हमारी लाइफ सिर्फ वो 60 साल की है ना, तो हमें नज़र नहीं आता जिस कि तरह एवोल्यूशन आप हज़ारों साल का आप है। एक काम देखें, एक फिलीपीन के अंदर एक ट्राइब है, बाइजू ट्राइब है, नाम शायद गूगल कर लीजिएगा, तो उनके जो वही लंग्स एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा था, वो वही 10 एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा मिनट था ना। हाँ, तो इसी तरह एवोल्यूशन हो रही है। और जो मतलब कराटे वाले होते हैं, जो चाइनीज़ या जापानीज़ है, उनमें भी इवोल्यूशन हुई है ना? नहीं, वो एवोल्यूशन नहीं है, वो एपिजेनेटिक चेंजेस हैं जी, एवोल्यूशन नहीं है वो। मगर एपिजेनेटिक अच्छा। चेंजेस बाद में एवोल्यूशन का रास्ता खोल सकती हैं। एपिजेनेटिक्स वो होते हैं जिनमें जीन्स खुद मॉडिफाई नहीं होते। एपिजेनेटिक्स में जीन के रेगुलेटरी पैटर्न्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, मगर एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो फादर टू सन या मदर टू सन या मदर टू डॉटर ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, मगर कुछ केसेस में फिर बाद में वो हो भी सकती है ट्रांसफर, या जेनेटिक चेंजेस भी आ भी सकती हैं। ठीक है, ऐसा भी हो ठीक, सकता है, बट वी डोंट नो कि सही। वो कब होता है। ठीक है। हुँ, सही। और मतलब एक बात ये भी करनी थी कि कभी-कभी ये मज़हब का झटका बंदे को लग जाता है कि बंदा फिर मानने शुरू हो जाता है कि हाँ, मज़हब है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीजन आपके अंदर देखें, मजहब क्या है असल में। अब आइडियोलॉजी है ये एक। बातें अब ये बातें साबित हो चुकी हैं कि रिलीजियस बिलीफ इंसान के ब्रेन के उन्हीं पोर्शंस में एग्जिस्ट करता है, वही पोर्शंस फ्लेयर अप होते हैं। अगर आप एमआरआई के नीचे बंदे को लगाएं और उसे दुआ करने के लिए कहें तो वही पोर्शंस ब्रेन के लाइट अप होते हैं जो कि बच्चों के बचपन में माँ बाप पे एतबार करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक बच्चे का चाइल्डहुड ऐसा है कि उसे आंखें बंद करके अपने मां बाप के ऊपर एतबार करना है, यही उसके सर्वाइवल के लिए सबसे बेस्ट चीज है। बिल्कुल। तो जो एवोल्यूशनरी न्यूरो साइंस है ना, उसमें प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के वो एरियाज जहां पे मां बाप पे एतबार करना एग्जिस्ट करता है ना, उन्हीं एरियाज के अंदर खुदा पे एतबार करना भी एग्जिस्ट करता है। तो ये याद रखें कि ये खुदा में बिलीव करना एक एवोल्यूशनरी रेमनेंट है हमारा। असल में हमारा एक न्यूरोलॉजिकल एवोल्यूशन का एक रेमनेंट है। ठीक है, हुँ, समझ और गए फिर हैं? इसकी वजह जी, और इसकी वजह से जो डिप्रेशन होती है, उसको किस तरह डील करें फिर? उसकी वजह से जो डिप्रेशन होती है वो तो जाहिर बात है कि आपका ब्रेन में आप एक चीज के ऊपर रिलाई करते थे,
अब वो चीज नहीं रही तो आपको डिप्रेशन होगी। एक सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताएं, एक आदमी गाड़ी है उसके पास, वो शुरू से गाड़ी चलाता आ रहा है और अब वो 40 साल का होता है और आप उससे गाड़ी छीन लें और उसे कहें अब तू पैदल चलना शुरू कर दे, ठीक है, तो मुझे बताएं उसको डिप्रेशन नहीं होगा? बहुत मुश्किल होती है, बहुत। ये सेपरेशन एंजाइटी भी है ये असल में, ठीक है। अब एक सिंपल बात है कि एक आदमी है, उसको आपने रिलीजन की बैसाखियां दे के कहा है कि तू इनके ऊपर चलेगा और वो पूरी जिंदगी उन पे चलता रहता है, फिर एक दिन आप उसे कहते हैं कि नहीं अब तू बैसाखियां निकाल दे, तू अपने पांव पे चल सकता है, क्या वो एकदम मान जाएगा कि वो अपने पांव पे चल सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको टाइम लगेगा। ये सबके साथ होता है, शुरू में मेरे साथ भी हुआ था, मगर आज मुझे नहीं लगता। आज शुरू में जब मैंने भी मजहब छोड़ा था तो किसी टाइम ऐसे लगता था कि बंदा दुआ मांग ले, मगर आज नहीं लगता। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी बंदा ओवरकम कर ले, इससे स्टडी भी डिस्टर्ब होती है और पता नहीं क्या क्या। तो बात यह है कि आप सिर्फ अपने आप को समझाएंगे इस बारे में। देखें, आप कागज पे लिख लें कि खुदा के ना होने की क्या रीजन है, मजहब के झूठ होने की क्या रीजन है। जरा उन रीजंस को एक बार लिखें और उन रीजंस की जस्टिफिकेशन लिखें वहां पे, और खुदा को मानने की क्या जस्टिफिकेशन है ये भी लिखें वहां पे। दोनों को आपस में कंपेयर करें, आपको खुद समझ आ जाएगा। सोचने वाले दिमाग और रैशनल दिमाग के होते हुए खुदा को मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी सिंपल सी रीजन ये है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैं बगैर एविडेंस के फलां बात को नहीं मान सकता तो बगैर एविडेंस के खुदा को कैसे मान लूं? और दूसरी बात है कि दुनिया में एक आप अदालत में कोई चीज ले जाएं, कोई केस ले जाएं और आप एविडेंस नहीं पेश कर सकते तो क्या अदालत आपकी बात मानेगी? नहीं। और अगर आपने एविडेंस नहीं दिया और जज आपकी बात मान ले तो उस जज को आप क्या कहेंगे? इडियट कहूंगा। इडियट कहेंगे। तो बात यह है कि जब आपके पास खुदा का सबूत नहीं है तो क्या आप इस बात को अगर नहीं मानेंगे तो आपका क्या कसूर है? मेरा कोई कसूर नहीं है अगर मुझे खुदा का एविडेंस नहीं दिया गया आज तक। मेरा कसूर तब होता जब खुदा का एविडेंस मुझे दिया जाता और मैं ना मानता। मेरा कोई कसूर ही नहीं है इस बारे में। मैं खुदा को नहीं मानता, 100% नहीं मानता। मैं खुदा को, किसी रिलीजन के खुदा को नहीं मानता, और इसको उसको ना मानने में मेरी 1% भी गलती नहीं है, इसलिए कि मुझे उसका 1% भी एविडेंस नहीं दिया गया कभी। मुझे कोई ऐसा एविडेंस आज तक गॉड से रिलेटेड नहीं दिया गया जिसकी बेस पे मेरा मुंह बंद हो जाए कि नहीं इसको मानना पड़ेगा, यार ये तो बहुत सॉलिड एविडेंस है। ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया गया मुझे। यहां तो दे दें तो मैं मान लूंगा, और अगर दे दिया जाए और मैं ना मानूं तो देन इट्स माय प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर फर्ज करें कि खुदा हो भी और उसने मुझे एविडेंस नहीं दिया कभी, और अगर उसमें थोड़ी सी शर्म और थोड़ा सा एहसास इंसाफ पसंदी होगा, यानी उसमें सेंस ऑफ जस्टिस और थोड़ी सी को शर्म होगी ना, तो वो मुझे इस बात पर सजा नहीं दे सकता कि मैं उसे नहीं मानता, क्योंकि कसूर उसका है कि उसने मुझे एविडेंस नहीं दिया। वो मुझे एविडेंस दे दे तो मैं मान लूंगा, उसके बाद मैं डिनाई नहीं कर सकता। सही। फिर वो मुझे किसी लेवल पे फिर भी कर सकता है। और तीसरी बात ये, अगली बात ये सोचें कि इस तरह का चीप किस्म का गॉड है कि उसको मेरी दुआओं की जरूरत है। वो ये चाहता है कि उसने मुझे जो कुछ दिया, चाहे उसने मुझे कैंसर की बीमारी क्यों नहीं दी, तो मैं उसका शुक्र करूं, ठीक है। और मैं उसे ब्लेम किसी बात पे ना करूं, ठीक है। खुदा ने अगर किसी शख्स को जिंदगी में मजूर पैदा कर दिया, वो डिसेबल्ड है बेचारा, उसके पास उसकी टांगे नहीं सही काम करती, उसका एक बाजू नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको तो खुदा को गालियां देनी चाहिए, उसे तो खुदा को ब्लेम करना चाहिए कि तूने मुझे ऐसा पैदा किया। दूसरा जो खूबसूरत है कोई लड़की, तो उसे लोग कहते हैं वो खुदा का शुक्र कर तुझे अल्लाह ने इतनी अच्छी शक्ल दी है। अच्छा, तो जिसको एक टांग नहीं दी वो खुदा पे लानते भेजे। फिर यही बात तो मैं कहता हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर दुनिया इम्तिहान के लिए बनी है तो फिर इसमें एलिजिबल लोग क्यों है? एलिजिबल लोग, हाँ एग्जैक्टली। मतलब खुदा ऐसा है कि देखें, आपको उसने मुसलमान के घर पैदा कर दिया और आप अल्लाह का शुक्र, मुसलमान से किसी से पूछो ना, हाँ जी आप कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अच्छा, तो फिर हिंदू जो है उनको क्या कहना चाहिए? लानतुल्लाह हम मुसलमान नहीं है।
कि अल्लाह ने हमें बिल्कुल मुसलमान नहीं पैदा किया, ठीक है, उनको तो फिर अल्लाह पे लानत भेज देनी चाहिए ना कि लानत है तेरे पे, तूने हमें मुसलमान नहीं पैदा किया। अगर मुसलमान ये कह सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो फिर हिंदू, क्रिश्चियन, एथियस्ट, जो भी दुनिया के काफिर हैं, उन्हें तो कहना चाहिए लानतुल्लाह हम मुसलमान नहीं है। तो फिर मुसलमान बिल्कुल अगर आगे से पूछे कि हाँ भाई तुम लानत क्यों भेज रहे हो, तो यार तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हो कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, तो हमें नहीं किया तो फिर लानत भेजते हैं हम उस पर, भेज सकते हैं हम, हम्म, ठीक है, सही। सही हो गया। बस यही बात थी, बस ये डिप्रेशन ओवरकम करने का अगर कोई सोल्यूशन बता दे आप। यार डिप्रेशन बस ओवरकम करने का मैं एक वाकया याद आ गया था गालिब भाई, मैं बता दूं। देखें, पहले तो मुझे पहली दफा जब ये हकीकत पता चली तब मैं भी डिप्रेशन में चला गया, जैसे सब लोग जाते हैं, ठीक है ना। और उससे मिलती जुलती डिप्रेशन मुझे तब हुई थी कि जब मैं एक लड़की से जो है ना वो 3 महीने बात करता रहा था एसएमएस के ऊपर, ठीक है, और बाद में वो लड़का निकल आया था और मैंने उसको पता नहीं कितनी दफा लोड करा के दिया था। तो वो जब हकीकत अच्छा आपके ऊपर खुलती है ना, तो आप फिर बहुत परेशान हो जाते हैं, आपको लगता है आपको किसी ने धोखा दिया है। आप तो ये वाला जो मसला है ना खुदा वाला, ये उससे 1000 गुना स्केल पे ज्यादा बड़ा है। ये एक चीज जिस पे बिल्कुल आपने बचपन से सुना हुआ है कि इस पे रिलाय करो, इसी से मांगो, जब मुसीबत में भी पड़ जाओ तो वो आके बचा लेगा, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो कर रहा है। फिर आप अचानक कहते हो, ऐसे लगता है कि किसी ने आपको जो है ना वो उंगली पकड़ के तो जो है ना कुएं के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। डॉक्टर और साहब आपको वो, आपके इनसे फोन पे डॉक्टरी तो नहीं पढ़ाते रहे? सर वो मैं ना, अब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अनाटमी पढ़ाई थी मैंने थोड़ी, उन दिनों में डॉक्टर नहीं होता था, लेकिन हमने काफी अच्छा सही अनाटमी है, साथ में पढ़ी थी दोनों ने। लेकिन एंड पे मुंडा अच्छा निकल आया और उसने फिर मेरा तौबा मजाक भी बहुत तौबा। उड़ाया, उसने मेरी रिकॉर्डिंग भी बना ली हुई थी, वो जो है ना, मैं उसने वो सर उसकी आवाज पता नहीं बड़ी अच्छी निकालता था। मैंने कुड़ी बन के बात भी की, बल्कि अपने भाई की भी बात कराई, एक लोड मेरे भाई ने भी उसको करवा दिया। बहरहाल वो वो काफी तो अभी जा रही है। सर काफी शर्मिंदगी हुई जब उसने फोन करके अपने सारे दोस्तों के साथ देखा ना कि मैं लड़का हूँ। बहरहाल होता है, चलता रहता है सर, ये तो आपको पता ही है। और तो बस मैं वही वाली डिप्रेशन जो है ना वो मुझे बाद में भी हुई थी, फिर जब मैं फाइनली जब हकीकत खुलती है। लेकिन आपको मैं ये कहूंगा कि यार देखें सच क्या है। अब मेरे लिए, आप हम सब के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि सच क्या है, चाहे वो आपको अनकंफर्टेबल ही क्यों ना करते। अगर आपका बाप की माँ किसी का मर गया है, तो आप सोच सकते हैं कि नहीं वो भी जिंदा हैं, वो खुश हैं, वो जन्नत में हैं, वो ठीक है, वो बातें आपको खुशी देंगी। लेकिन जो हकीकत का सामना है ना, वो आसान काम नहीं है। इसके लिए दिल जिगरा चाहिए, ठीक है। ये कहना कि ये लोग बिल्कुल चले गए हैं, ये अब हमें कभी नहीं मिलेंगे और बस हमने जो उनके साथ वक्त गुजारा ये वही वक्त था जो दुनिया में, इस हकीकत का सामना करने के लिए आपको बहादुरी चाहिए और ये हमें पैदा करने की जरूरत है। सही सही। चलें ठीक गालिब है भाई रेहान शाह। एक मिनट में, एक मिनट में सकता है, एक मिनट चाहिए बस। चलें बताएं फिर जल्दी करें क्योंकि अब फिर आगे भी चलें हम। सही। मेरे कुछ दोस्त है ना, तो वो मुझे इस तरह कहते हैं कि तुम एविडेंस मानते हो तो मुझे कॉन्शियसनेस की एविडेंस दो। तो उसमें उसको मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल जिस तरह किडनी की फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना, इस तरह लिवर की फंक्शन है, तो ये भी ब्रेन की फंक्शन, इसमें तो कोई वो चीज़ नहीं ना। कॉन्शियसनेस का एविडेंस मिला हुआ है यार, कौन सा एविडेंस चाहिए आपको? आप एक मरे हुए बंदे के सर पे ईईजी लगाएं, आपको फ्लैट लाइन मिल जाएगी। आप एक कॉन्शियस बंदे के सर पे ईईजी की तारे तारे लगाएं, वो बिल्कुल जैसे दिल की ईसीजी करते हैं ना, उसी तरह दिमाग की भी ईसीजी हो जाती है। आप तारे लगाएं, आपको अच्छा कॉन्शियसनेस मिल जाएगी। आप उनका फंक्शनल एमआरआई स्कैनर में डालें, आपको उनके शुगर वो एक्टिविटी नजर आ जाएगी ब्रेन में, किस हिस्से में जो है ना वो अच्छा एक्टिविटी हो रही है। कॉन्शियसनेस की क्या, तो एविडेंस ही एविडेंस है। ये 50 साल पुराने आर्ग्यूमेंट है यार, जो जिस टाइम पे इंसान ने दिमाग को खोल के अभी नहीं देखा था। ये सीटी स्कैन अच्छा एमआरआई इन्होंने गेम चेंज कर दी है सारी। ये आर्गुमेंट पुराना हो गया, इसको कूड़े में, उनको अपने दोस्तों को कहें ये आर्गुमेंट कूड़े की टोकरी में जा चुका अच्छा सही है। चलें सही है, बस ठीक है। मैं इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन मुझे जीमेल ड्रॉप कर देनी चाहिए सही चैट में। मैंने आपको जीमेल एक नहीं है ईमेल, मेरे पास, ये देखें स्क्रीन के नीचे मेरा ईमेल आ रहा है, ठीक है, जो मेरा ईमेल है उसके ऊपर आप कांटेक्ट करें, वो उस पर ठीक है। मैंने एक ईमेल नहीं नहीं हो रही थी आपको, मैंने की थी, नहीं हो रही थी आपको। क्यों नहीं हो रही थी? गालिब नहीं एट द नहीं हो रेट रही थी। galibkamal.com यार एक्टिव ईमेल है, मैं उसके पैसे देता हूँ उसे एक्टिव रखने के, कैसे हो सकता है वो ना हो? गालिब@, galibkamal.com ये नीचे आ रहा है, स्क्रीन के आ रहा है यार, नीचे नीचे सही जो सही जो स्क्रॉल हो रहा है ना, इसके अंदर ही लिखा हुआ ईमेल, ठीक है। हाँ चलें ठीक है, सही फिर है। बात होगी। ओके सही ओके है, अपना ख्याल रखें। ओके बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।